Hello and welcome to Kalamayis. This is New Simply Put, dated 20th December 2024, and let's get started. The topics for today are the first ever satellite tagging of Ganges dolphin. The second is about coconut oil being either edible or a hair care product. And the last is about Ambedkar and RSS BJP. So, these are the clippings that can help you locate better from the Indian Express explained section. And let's get started. So, the first is about the classification of coconut oil by the Supreme Court. So, the news is about Supreme Court on December 18 giving a ruling that now coconut oil will be as an edible oil for GST purposes एंड एडिबल होने की वजह से अब 5% का रेट लगेगा. पहले 18% का लगता था क्योंकि हेयर केयर वाले प्रोडक्ट्स पर 18 लगता है, लेकिन एडिबल होने की वजह से 5% लगेगा. राइट. एंड वाई इज दिस सिग्निफिकेंट? बिकॉज द डिबेट हैज़ बिन लॉन्ग स्टैंडिंग कि क्या इसको कैसे क्लासीफाई करना चाहिए. राइट. एंड काफ़ी ज़्यादा कॉमन पार्लेंस टेस्ट भी रहता है जो कोर्ट ने रिजेक्ट किया है कि आपको बेसिकली लीगल डेफिनेशन यूज़ करना है रादर देन कॉमन पार्लेंस. सो वील सी व्हाट दिस कॉमन पार्लेंस मीन्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहीं पे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है जहाँ पे लाइक December 18 को बोला गया है कि इट इज़ एन एडिबल ऑयल. And now this allows the benefit of a lower GST rate, as edibles are taxed at 5% and hair care at 18%. So why is this significant? Because like I said that 15 years से debate चल रहा था and prior to GST coconut was subject to excise duty under the Central Excise Tariff Act. Right. And अभी coconut का पास 8% excise था 2005 में and it was classified as edible. Right. तो वो वही बता रहा है कि जीएसटी के पहले क्या होता था. राइट. और कैसे उनकी एक्साइज ड्यूटीज चेंज होती थी. नाउ अभी जुडिशियल प्रोसेस क्या रहा है? द क्लासिफिकेशन इशू एस्केलेटेड थ्रू कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स रीअफर्मिंग कोकोनट ऑयल एज एन एडिबल ऑयल. राइट. तो जो कोर्ट की लैंग्वेज है वहाँ पे उन्होंने बोला एडिबल ऑयल जो कि है कोकोनट को वैसे ही क्लासीफाई किया जाएगा. बाद में सी स्टार्ट रूलिंग भी आया जिन्होंने फिर से इसी चीज़ को फेवर में बोला कि येस इट शुड बी एडिबल ऑयल. राइट. बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट था वहाँ पे थोड़ा सा जस्टिन रंजन गोगोई एंड आर भानुमति का स्प्लिट वर्डिक्ट था. राइट. एंड लेकिन जो एम्फोसिस था कि वो होना चाहिए लीगल डेफिनेशन ओवर मार्केट अंडरस्टैंडिंग. तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉमन पार्लेंस टेस्ट एंड लीगल डेफिनेशन इज व्हाट बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइज. राइट. तो वही बोल रहा है कॉमन पार्लेंस टेस्ट कि जो हम बेसिकली मार्केट के हिसाब से मानते हैं. कॉमन मतलब जो वाइड स्प्रेड है एंड पार्लेंस मतलब वही द सेम थिंग दैट इट इज़ रिलेटेड टू द कॉमन लिंगो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नॉर्मल डे टू डे सिनेरियोज. राइट. सो यही बोल रहा है कि इसकी वजह से क्योंकि अगर कॉमन पार्लेंस ये है तो कंज्यूमर का भी एक पर्टिकुलर परसेप्शन बनेगा कि हाँ यही है ये नहीं है. तो उनकी भी एक दिमाग में पिक्चर बनेगी. तो कॉमन पार्लेंस का मतलब वही है कि जो कंज्यूमर का नॉर्मल हम परसेप्शन मानते हैं वो नहीं होगा बल्कि लीगल जो डेफिनेशन है उस तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा. द कोर्ट रूल्ड दैट स्मॉल साइज ऑफ अ कंटेनर डज नॉट डिटर्मिन द प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन. राइट. क्योंकि कॉमन पार्लेंस में ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन अगर होगा तो वो कंटेनर साइज़ की वजह से हो सकता है. बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, केवल लीगल बातों को लिया जाएगा, जो मार्केट में कंज्यूमर परसेप्शन है वो भी नहीं, और जो आप साइज़ के बेसिस पे भी डिफिनेशन बनाते हो वो भी नहीं होगा. राइट. तो दिस बेसिकली गिव्स द एडवांटेज ऑफ इवन पैकिंग कोकोनट ऑयल इन वेरियस साइजेस. स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स ऑफ मेजर्स, तो वही बोल रहा है तो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी अलाउ करते हैं स्पेसिफिक साइजेस फॉर एडिबल ऑयल के लिए. एंड ये जो फाइनल रूलिंग आई है कोकोनट ऑयल को लीगल तरीके से जो हमने एडिबल बोला है ये इंटरनेशनली अलाइंड है क्योंकि जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है उससे वो काफ़ी ज़्यादा इन ट्यून में है. तो दिस इज़ बेसिकली हेल्पफुल बिकॉज काफ़ी क्लैरिटी मिली है एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस काफ़ी आसान है. बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को भी आसान रहेगा डिसीजन बनाना. तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट थिंग. कंजर्वेशन ऑफ गैंजीज रिवर. तो जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे फर्स्ट एवर सर्वे हुआ है उस तरीके से पता चली है बातें. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस रिवर डॉल्फिन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो मेन्स. प्रीलिम्स के तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. सो दैट इज़ वाई देयर इज अ सेक्शन इन द इंडियन एक्सप्रेस section elaborating this. So let us see what is the overview about it. So
there's a scientific name and where it is found, तो बेसिकली गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्नाफुली सांगो रिवर के आसपास मिलता है, राइट. तो दिस इज बेसिकली ब्रह्मपुत्र वाला, गंगा वाला, राइट. एंड वही बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में है. सो आपको पता ही है ये पूरा इंडिया बांग्लादेश की तरफ जाता है और ये सारा नेपाल की तरफ है. तो ऑब्वियसली द यू नो क्लासिफिकेशन फॉर हैबिटेट इज गोइंग टू बी द सेम. वेट हमारा 70 to 90 kg रहता है, राइट. उसके बाद हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है. तो 1990 से ही हमने देखा था कि ये इंडेंजर्ड क्लासीफाई कर दिए गए थे क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है, ऑलमोस्ट 3.5 से 5,000 तक ही रह गए हैं. एंड वाइल्ड में तो ये काफ़ी एक्सटेंट हो ही चुके हैं. देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ दैट. एंड वाई इज दैट द केस, वाई आर दे क्लासिफाइड लाइक दैट? बिकॉज देर आर सर्टन थ्रेट्स टू सर्वाइवल. वन इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, अदर इज अबाउट द पोल्यूशन, देन इट्स अबाउट द पोचिंग, राइट. क्योंकि इनकी ब्लबर के लिए काफ़ी हंटिंग होती है. एंड कभी कभार आप जब फिशिंग के लिए जाते हो तो बॉटम ट्रॉलिंग में तो छोटी फिशेस आती हैं, लेकिन जब आप बड़ा नेट लेके जाते हो तो उसकी वजह से काफ़ी नेट में ये जो डॉल्फिन्स होती हैं ये नेट में फंस जाती हैं, दे गेट इंटैंगल्ड. तो गलती से ही कभी कभार हमने किसी और चीज़ के लिए छोटी फिशेस को नेट में लेना था, लेकिन नेट इतनी बड़ी होती है कि ये अपने झांसे में डॉल्फिन को भी ले लेती है. सो देयर इज एन एक्सीडेंटल फिशिंग नेट इंटैंगलमेंट. There's also the case of diminishing habitats as rivers are drying up, right? So that is also reducing the navigability. Going forward, there are certain conservation steps that are being mandated. So the first is about the Wildlife Protection Act, right? जिसमें इसी के थ्रू हमने एक विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन इस्टेब्लिश किया है. Now it is for you to tell me in the comment box in which state is this. And this is quite an important state, and this is to give you a hint, this is in the Bimaru states. So please tell me in the comment box. This is quite an important fact for that state, right? And then there is a conservation action plan that has been launched, right, which is to mitigate the threats that is directed towards them. Then of course हमने इनको काफ़ी बड़ा status दे दिया है, national recognition दे दिया है, national aquatic animal in 2009. So that basically helps to give it even more greater conservation importance, right? And the project Dolphin, which was launched in 2020, that also brings targeted conservation strategies, right? So going forward, like I said, there are recent developments. Now this is the reason why it is basically in news, that it was tagged in Assam, and this tagging basically helps to understand the seasonal and migratory patterns. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टैगिंग. एज यू गेट टू नो कि जैसे माइग्रेशन हो रहा है तो उसकी हैबिटेट कैसे चेंज होती है. एंड माइग्रेशन से ऐसे पता चलता है कि इनकी रेंज कितनी है. अगर ये लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम गंगा के नॉर्थ एंड से ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ ईस्ट एंड तक, तो पता भी चलता है कि इनकी रेंज क्या है. एंड इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलेगा कि ठीक है ये इतनी तरफ से फैले हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे कम डेंसिटी है. तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, राइट. सो द टैगिंग इन दैट सेंस इज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज. सो द एम गोइंग फॉरवर्ड इज टू प्रोटेक्ट देम इवन फर्दर. एंड बेसिकली ना ये अम्ब्रेला स्पीशीज़ होती हैं, राइट. तो अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं तो साथ में काफ़ी सारा इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट हो जाता है और उनकी बाकी स्पीशीज़ भी प्रोटेक्ट हो जाती हैं. तो जितना हमारे पास रिवर इकोसिस्टम अच्छा रहेगा उतना अच्छा रहेगा डॉल्फिन्स का स्टेटस. डॉल्फिन्स का स्टेटस रहेगा तो क्योंकि ये अम्ब्रेला है तो बाकी भी इकोसिस्टम की जो स्पीशीज़ हैं वो भी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगी. सो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं. So this is for today's article. Now the next is about RSS and Dalit engagement, right? So given the news, this article tries to understand the historical perspective, right? So this is the explained section where it is going with the history part. So let's understand that basically the RSS was founded in 1925, right? And when it was founded then, later it began to rethink its foundational commitment to unite Hindus, as there were significant conversions. So particularly there was this conversion by Dr. B.R. Ambedkar ji, right? And on Vijayadashmi of 1956, basically he converted to Buddhism. And when he did that, then a lot of other people, they followed the same path. And that was quite a setback to RSS, which was basically trying to unite the Hindus on a greater scale. So that's what the whole article is, that how the history went. So in 1925 it was founded, and like I said, that there was certain events involving Dalits, and that also led to the rethinking of their initial goal, that how would their foundational commitment to unite Hindus be really carried forward. So that is what Ambedkar conversion happened in 1956, and like I said, 500,000 people basically converted. So this was a setback,
right? So going forward, what happened? So basically, then there was this Minakshi Puram incident where many lower caste Hindus converted to Islam, and that also prompted RSS to engage more with Dalits to prevent further conversions, right? So this basically, acted as another episode. Then there were certain organization changes, right? Like the Hindus organized, the RSS basically organized many Hindu gatherings which were called Hindu samgams, right? And they began to mark important events, like the which those events which were related to important leaders, like let's say Ambedkar and KV Hajrewar's birthday. So this basically, led them to give a new beginning in altogether 1983. Then there were certain education institutions, like in late 1980s, the RSS initiated programs in the Dalit localities and education centers, and that was basically to promote the goodwill and the cooperation between the upper caste Hindus and the Dalits. So there was certain efforts. There was focus on community service, and that was done through the newly formed Seva Vibhags. So all these efforts were then enhanced, right? And that is how the whole thing happened. Further, there were some political implications also. So when this happened, right, that there were, like the initial RSS was set up, right, and then certain conversions happened, right, by Ambedkar ji into Buddhism, and then the Meenakshipuram incident, which happened to the Islam conversions. This basically prompted the RSS to take forward their efforts in a greater scale, right? And therefore, like I told you, that there were Hindu sangams and there were education outreaches. However, there were certain implications for BJP, that in the sense that till today, where like we see that BJP is struggling to win the Dalit vote, and this is also due to the presence of some important leaders which have come up, like Mayawati we know, and Kanshi Ram also we know. So this has basically led to certain implications. However, there are attempts by our Prime Minister Modi ji to engage and to also invoke the legacy that Ambedkar ji left, so that the effort of connecting RSS with Dalits continues, right? So this is on a way a historical legacy explaining the implications and the entire story. So the question for today is, which is from the PYQ, that what are the possible reasons for the decline in the population of river Ganges. Now, I want you to solve this using a common sense, because we have been trying to, do this kind of an elimination practice and solving questions without much knowledge on a daily basis. So, I want you to practice this in an application basis, and we will discuss the answer tomorrow. I will be happy to see you posting some answers in the YouTube chat box, so that we really know that are we really getting the vibe of this, right? And the last is, what are the key achievements of the GST in the last 5 years, and highlight the major challenges with the GST system. So, post this on Telegram, and this is it for today. Thank you and have a great day.